नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इससे पहले आज कांग्रेस भाजपा दोनों की बैठकें हुई। दोनों ही बैठकों का अपना अपना अलग तरह का महत्व है और इसलिए राजनीति की समझ और दिलचस्पी रखने वालों की नज़रें इन दोनों ही बैठकों पर टिकी रही थी। वैसे ये उत्सुकता सभी की रही होगी कि एक महीने बाद और कड़वाहट के एक महीने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जब मिलेंगे तो चेहरों पर मुस्कानें लाना कितना मुश्किल होगा। क्या बागी खेमा बुलाया गया है की तरह आएगा या अब आ गए हैं तो स्वागत है की तरह उनकी एंट्री होगी। दरअसल अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या बागी कैंप की वापसी सशर्त है और अगर जवाब हाँ है तो वे शर्तें क्या हैं और नंबर गेम में सेफ होने के बावजूद शर्तें क्यों बीच में आई और शर्तें माननी ही थीं तो एक महीने तक खींचतान, कोर्ट कचहरी, ईडी, एसओजी क्यों हुए। तो इन सारे सवालों के जवाब हो सकता है अगले कुछ अरसे में मिलें। इधर भाजपा की बैठक भी सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वसुंधरा राजे के बारे में तमाम खबरों अफवाहों के बीच आज भाजपा के वो सब नेता साथ बैठे जो साथ बैठकर सहज महसूस नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। भाजपा ने कल से शुरू होने वाले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की, लेकिन इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम खुद विश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। तो इन सारे हालात में बहुत सारे क्यों और कैसे छुपे हुए हैं, जिस पर आज प्राइम डिबेट में हम बहस करेंगे। पहले रिपोर्ट। एक महीने चले विवाद के बाद मिले सीएम और पायलट। पहले मुस्कुराए और फिर मिलाया हाथ। सीएम गहलोत ने दिया भूलो और माफी का मंत्र। गहलोत ने कहा विधायक नाराज हैं तो दूर करेंगे नाराजगी। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का कांग्रेस से निलंबन रद्द। विधानसभा का सत्र कल से। सीएम का बयान, खुद लाएंगे विश्वास प्रस्ताव। बीजेपी लाएगी गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। बीएसपी मर्जर मामले में सुनवाई रही अधूरी, कल फिर होगी सुनवाई। विश्वास बनाम अविश्वास। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ रामलाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस विचारक हैं आप। ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जैन साहब हैं, आप विश्लेषक हैं। हमारे संवाददाता जो लगातार राजनीतिक घटनाक्रम जो प्रदेश में चल रहा है उसको बारीक नज़र के साथ कवर कर रहे हैं, बाबूलाल धायल और गोवर्धन चौधरी। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी मेहमान का। और गोवर्धन, सबसे पहले आपसे एक सवाल मेरा ये है, जो संभवतः इस बहस की और बाहर जो बहस चल रही हैं घटनाक्रम को लेकर, उसकी दिशा भी तय करता है कि क्या आज विधायक दल की बैठक के बाद जो बागी कैंप के विधायक थे उनको भी फेयरमाउंट ले जाया गया है या वो जैसे अब तक अपने खुद के ठिकाने पर थे वैसे अपने ठिकानों को लौट गए हैं? नहीं, बिल्कुल। जो बागी कैंप के विधायक थे, जो अब जिनसे अब सुलह हो गई है,
वो सारे विधायक दल की बैठक में जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन वो अब तक जहां थे अपने अपने घरों पे वापस लौट गए हैं, वो फेयरमाउंट नहीं गए हैं। चाहे विश्वेंद्र सिंह की बात की जाए, चाहे जीआर खटाना की बात की जाए, चाहे और जितने भी हरीश मीणा, ये तमाम जो बागी विधायक थे सबके सब अपने घरों पे गए हैं। वो बाकी विधायकों के साथ में जो 3 बसों में फेयरमाउंट होटल गए हैं वहां पर वो विधायक नहीं गए हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे अरसे बाद आज ये सब के सब विधायक कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे। आज से ठीक 1 महीने पहले आपको याद होगा आज ही के दिन फेयरमाउंट होटल में ये बाड़ेबंदी शुरू हुई थी। उस वक्त ये हालात नहीं थे, उस वक्त ये विधायक यहाँ से मानेसर शिफ्ट हो चुके थे। तो कांग्रेस के लिए कम से कम फौरी राहत की बात तो ये है कि नंबर गेम पर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो अब खड़े नहीं होंगे। विधायक लौट करके वापस घर को आ चुके हैं, विधायक दल की बैठक को ज्वाइन कर लिया है और अब विश्वास मत सरकार लेकर के आ रही है। उसमें भी पार्टी को अब नंबर गेम जो राज्यसभा चुनाव के वक्त में था उस तक पहुंचा दिया है बागियों की वापसी के बाद में। हालांकि मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक के दौरान जो बातें कही वो कई राजनीतिक तौर से इशारे भी करती हैं। सीएम ने ये कहा कि 19 विधायक अगर न भी आते तो भी वो विश्वास मत हासिल कर लेते, लेकिन फिर वो खुशी नहीं होती, अपने अपने होते हैं। जिस किसी भी विधायक को अगर शिकायत है तो तत्काल वो मिल सकते हैं, अभी मिल सकते हैं, बाद में मिल सकते हैं। तो ये किसी न किसी रूप में ये भी बता दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि नंबर गेम उनके पास में पहले भी था, लेकिन हाईकमान की ओर से जो सुलह का फार्मूला वो दिया गया था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इस विधायक दल की बैठक से पहले 2 विधायकों का, विश्वेंद्र सिंह का और भंवरलाल शर्मा का निलंबन खत्म किया गया। उसके बाद सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और गोविंद सिंह डोटासरा ये सब एक साथ बैठे, मुख्यमंत्री से मिले और फिर विधायक दल की बैठक शुरू हुई। तो जो जेस्चर देना था, जो ये पूरी कड़वाहट 1 महीने की थी, उसको खत्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आज दिन भर घटनाएं चली। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके फॉरगेट एंड फॉरगिव, मतलब भूल जाइए, माफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये फार्मूला दिया है। क्योंकि जो कई सत्ता खेमे के विधायक थे वो इस बात को लेकर के विरोध कर रहे थे कि बागियों की इस तरह से वापसी करने से गलत मैसेज आएगा। तो उनको भी कह दिया गया कि जो हाईकमान ने फॉर्मूला दिया है उस पर कोई सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना होगा कि जो ये एकता का मैसेज है ये कितने दिन तक रहता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी टिकाऊ होता नहीं है। जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, तो हमें आगे भी इन चीजों को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है कि एकता कितनी है। मैं आपके पास वापस आता हूँ ओम सैनी साहब, ये घटनाएं अलग अलग दिख सकती हैं, बिखरी हुई दिख सकती हैं, लेकिन दरअसल इन सारी घटनाओं को एक करके देखे जाने की भी राजनीतिक नज़रिए से ज़रूरत है। जो विधायक, जैसा गोवर्धन ने कहा कि मानेसर शिफ्ट हो गए थे, इसलिए 13 जुलाई की मीटिंग में नहीं आ पाए थे, लेकिन 13 अगस्त की मीटिंग में वो जयपुर में ही थे। फेयरमाउंट और मानेसर के बीच में दूरी है, फेयरमाउंट लेकिन है जयपुर में ही। अगर सब कुछ ठीक हो गया था तो उनको एक साथ होना चाहिए था। जो कहा जा रहा है कि सरकार खुद अब विश्वास मत लेकर आएगी, भाजपा विश्वास मत लेकर आने की बात कर रही थी, सरकार अब खुद विश्वास मत लेकर आएगी, तो ये बात क्या आसानी से समझ में आने वाली नहीं है कि जो नंबर गेम के लिए लड़ाई चल रही थी 1 महीने तक, वो लड़ाई, उस लड़ाई का निचोड़ सामने है। खुद मुख्यमंत्री जी ने साफ ये कहा कि हम 102 हैं और बिना आप लोगों के भी जो वापस आए हैं, आपके भी हम विश्वास मत हासिल कर सकते थे, लेकिन आ गए तो बहुत खुशी की बात है। शब्द राजनीति में मर्यादित होते हैं, लेकिन क्या ये धारणा नहीं बनी हुई है कि आप आ गए तो आपने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन अब आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सरकार तो वैसे भी सेफ थी। ओम सैनी जी। बिल्कुल ठीक है जेपी साहब, आपने जो सवाल जिस तरीके से चीज़ों को देखा है, फट ठीक से देखा है, मुझे शिवाजी वाला प्रकरण ज़्यादा इसमें रोचक लगता है। तो शिवाजी जब वो अपने शत्रु से मिलने गए तो बखनगा लेकर के वो आदमी पहले से तैयार खड़ा था, और ये भय जो उस वक्त जो था उस मुलाकात में, मुझे लगा कि आज की ये मुलाकात भी कुछ ऐसी है जिसमें कि अभी तक दिखावे में चाहे सब कुछ ठीक रहा हो, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं। क्योंकि आपने ठीक फरमाया कि फेयरमाउंट में जो लोग हैं वो वही हैं और जो इधर से 19 लोग आए थे वो यही हैं। तो सीएम ने संकेत भी दिया कि हमारे पास में अगर आप नहीं भी आते तो संख्या पर्याप्त है कि हम अपना विश्वास मतलब हासिल कर सकते थे। तो दूसरी बात ये कि सवाल ये है महत्वपूर्ण कि साहब, आपको जब नाराजगी है तो आपने किन लोगों का सहयोग लिया।
जिनको आप सांप्रदायिक कहते रहे, जिनको आप धर्मनिरपेक्षता के विरोधी कहते रहे, उन्हीं के साथ में आपने सहयोग किया। ऐसे लोगों को अगर आलाकमान ऐसी सब चीज़ों की अनदेखी करके और दोस्ताना दिखाना चाहता है, तो कांग्रेस का शासन बनाना चाहता है, तो पूरे मुल्क में एक संदेश जाएगा। ठीक है, इस वक्त तो आपने समस्या का हल कर लिया, लेकिन वास्तव में कांग्रेस का वैचारिक आधार बहुत कमजोर हो गया है और उस पर जो जिस तरह का तेवर रहना चाहिए वो नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री से भी लोग पूछेंगे कि आपने सब ठीक किया, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ में निष्ठा के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में आपके साथ में जुड़ाव रखा, कांग्रेस के लिए जुड़े रहे, उन लोगों के पास में क्या संदेश जाएगा? आपने सरकार, आपके पास में निश्चित रूप से आपके पास संख्या थी, इसलिए आप बचा सकते थे। तो इन 19 लोगों को जो सबक सिखाया जाना चाहिए और जो कांग्रेस सिखाती रही है पहले सन 52 से लेकर अब तक कई बार, इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भी सिखाती रही है, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में दिखाती रही है, और बहुत सारे जो कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं उनके अध्यक्षता में सिखाती रही है। वो मैसेज नहीं गया है। ये जो दोस्ताना दिख रहा है, जो हाथ से हाथ मिलाकर के व्यक्ति के सिंबल बनाए जा रहे हैं, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। भारत की बेहतरीन राजनीति के लिए वैचारिक रूप से लगाव और उसके लिए प्रतिबद्धता होना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस देश के प्रियम्बल के लिए पहचानी जाती है कि संविधान की प्रस्तावना का रक्षा तो कांग्रेस है। वो ऐसे लोगों, ऐसी फौज के साथ में रक्षा नहीं कर सकती जो विचलित हो जाती है और शत्रुओं के खेमे में जिनको वो मानते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी तो निश्चित रूप से इनको शत्रु मानती है, इनको समूल उखाड़ करके फेंक देना चाहती है। ऐसी स्थिति में उनका इस तरीके से आह्लादित होने का तो काम नहीं है, केवल बने रहने चाहिए। तक ये जो सूखी हंसी और नकली हंसी है, इसको छिपाया जाना चाहिए था कि ठीक आ गए, आप बैठिए इधर, आप साथ में चलिए और आपको प्रायश्चित कीजिए यहाँ बैठ करके। आपने जो कुछ किया उस पर अफसोस प्रकट कीजिए। काम नहीं हुए, ये क्या है ऐसी बात? इस भाषा से मैं कुछ समझा नहीं। ये भारतीय राजनीति का अच्छा वो सबक नहीं है। सबक तो यही होना चाहिए था कि जो लोग अपने विचारों के लिए, अपनी विचारधारा ओम सैनी साहब की आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। आपके पास वापस आऊँगा सर, सैनी साहब को कनेक्ट करें, उनके पास वापस जाऊँगा मैं। लेकिन गोवर्धन, जो सैनी साहब ने भी कहा और जो आम आदमी के मन में भी सवाल है, इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के मौके जब आते हैं, तब वहाँ क्या कहा गया औपचारिक रूप से वो महत्वपूर्ण नहीं लगता लोगों को। लोगों की नज़र इस बात पे होती है कि वहाँ आपस में केमिस्ट्री कैसी दिखी, कौन किसके साथ बैठा, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किसने किसको क्या बोला, इस तरह की जो बातें होती हैं, आपस में जो इंटरेक्शन होता है, उस पर लोगों की नज़र होती है। जो तस्वीरें चल रही हैं उसमें विक्ट्री साइन बनाते वक्त भी सचिन पायलट थोड़ा अनमने नहीं दिखते क्या? अविनाश पांडे उनको कह रहे हैं, तब सचिन पायलट हाथ उठाकर विक्ट्री साइन बना रहे हैं। तो जो ये दावा किया जा रहा है कि मास्क के पीछे मुस्कुराहट है, वो क्या उन मास्कों के पीछे मुस्कुराहट थी? नहीं, देखिए, यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मास्क के पीछे मुस्कुराहट थी। और जिस तरह से ये चीजें घटित हुई हैं, क्योंकि एक महीने में जिस तरह की कड़वाहट का दौर चला है, उसको इतनी जल्दी भुला दिया जाएगा ऐसा लगता नहीं है। हालांकि जब पार्टी हाईकमान ने ये सब दबाव दिया, ये सब मध्यस्थता की, उसके बाद में इनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि एकता दिखाए रहें और इस तरह का जेस्चर बाहर दें पब्लिक में कि हम सब एक हैं। लेकिन जब मनभेद की स्थिति आ जाती है तो मनभेद इतनी जल्दी दूर नहीं होते, और ये बॉडी लैंग्वेज में भी साफ दिखाई दे रहा था बैठक के दौरान। मतभेद अलग चीज होती है, लेकिन बात यहाँ पर मनभेद तक पहुंच गई थी। तो ये मन मिलते मिलते वक्त जरूर लगता है, चाहे दावे कितने किए जाएं। और आज की बैठक के दौरान भले एक जेस्चर दिया गया पॉलिटिकली एकता का, लेकिन मनभेद मन मिलते मिलते वक्त जरूर लगता है, क्योंकि इनकी बहुत सारी अभी डिमांड्स हैं जिनको एड्रेस करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है। क्योंकि जो पहले बात कही जा रही थी सत्ता खेमे के विधायकों की ओर से कि इनकी जो वापसी है वो बिना शर्त हुई है, अगर बिना शर्त वापसी होती तो केसी वेणुगोपाल बाकायदा आज से 2 दिन पहले प्रेस नोट जारी करके ये कहा है उन्होंने कि उनकी शिकायतों के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। और ये अभी भविष्य के गर्भ में है, कमेटी कब बनेगी और वो कमेटी किन शर्तों पर, क्या शर्तें उसके सामने रखी जाएंगी, क्या प्रतिवेदन रखा जाएगा और कमेटी उसमें क्या डिसाइड करती है, भविष्य के गर्भ में है। अभी हाल फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कमेटी एक महत्वपूर्ण एंगल बनकर नहीं उभर सकी है। एक बार फिर आऊँगा मैं गोवर्धन आपके पास, लेकिन बाबूलाल आपके पास आ रहा हूँ। भाजपा में जो मीटिंग हुई है आज भारतीय जनता पार्टी की,
उसको लेकर भी तमाम तरह के कयास, तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के विश्लेषण थे। और वो विश्लेषण ये थे कि दूरियां वहां भी हैं जिनको पाटना तो पता नहीं संभव है कि नहीं अभी हाल फिलहाल, लेकिन उनकी पैमाइश तो हो कितनी दूरियां हैं। क्या लगा आपको आज की मीटिंग को लेकर? जी देखिए, उसी को मापने के लिए कि आखिर बीजेपी की सियासत का मिजाज क्या है और विधायक आखिर क्या सोचते हैं, और अभी जो ताज़ा तरीन सियासी माहौल है इसमें किस तरह के रिश्ते आपस में हैं, क्या यहाँ पर भी बड़ी फूट है और उस फूट की वजह से बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को गिराते गिराते दूर हो गई। तो बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब जानने के लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए, मुरलीधर राव आए, वी सतीश आए, अविनाश राय खन्ना आए, और उन्होंने 71 विधायकों, जो बीजेपी के विधायक हैं, आरएलपी के 3 थे, उनके सामने अपनी बात कही कि आप एकजुट रहिए, अगर आप बिखरते हैं तो आपके लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। वसुंधरा राजे के संबोधन पर सबकी निगाहें थी, तो उन्होंने ये जरूर कहा अपने संबोधन में कि यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई फूट नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि वसुंधरा राजे किसी को भी, कोई भी नेता जब आगे बढ़ेगा तो उनको लगेगा कि आगे आने वाले जो 3 साल बाद चुनाव हैं तो फिर उनके लिए संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अगर ये मन में उनके नहीं होती तो फिर वो दिल्ली जा सकती थी, उनके पास में ऑफर थे, तो उन्होंने अपने आप को राजस्थान तक सीमित रखा है कि उनकी एक और चॉइस है कि वो एक और पारी मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर खेलना चाहती हैं। इसलिए उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अभी भी माहौल यही बनाते हैं कि उनकी नेता वसुंधरा राजे है। आज प्रताप सिंह भी, जो कि छबड़ा से बीजेपी के विधायक है, वरिष्ठ विधायक है, वसुंधरा राजे के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि उनकी नेता वसुंधरा राजे है। अध्यक्ष के तौर पर वो सतीश पूनिया सम्मान करते हैं, नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन नेता के तौर पर कोई बात अगर उनसे पूछी जाएगी तो वो यही कहेंगे कि उनकी नेता वसुंधरा राजे है। इसका मतलब ये है कि जो 40-45 विधायक बताए जाते हैं, अभी जब लॉयल्टी टेस्ट होगा उनका तो पता नहीं उनकी निष्ठा कहाँ होगी, लेकिन आज तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे के मुकाबले राजस्थान में कोई बड़ा नेता नहीं है। हालांकि संगठन में बहुत काम हो रहा है और पार्टी का जो आला कमान है वही चाहता कि वसुंधरा राजे और जो संगठन का कैंप है वो मिलकर यहाँ पर काम करें तो सब कुछ बेहतर होगा। अब इसकी झलक जो है कल विधानसभा में भी दिख जाएगी, क्योंकि पार्टी की पहले सोच ही नहीं थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी, लेकिन उनको लगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब है बाबूलाल? बीजेपी का जेपी सर, जब ये स्पष्ट हो गया है, जब ये स्पष्ट नहीं था, 1 मिनट सुनिए, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए बाबूलाल। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरह से अभी जब गुटबाजी चरम पर थी पायलट कैंप और गहलोत कैंप में, उस वक्त बीजेपी गिनती कर रही थी उल्टी। वो कह रहे थे बीजेपी के नेता कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और हम सरकार बनाएंगे, सरकार जब गिर जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और फिर उनके नेतृत्व में, यानी भाजपा के नेतृत्व में या सरकार बन जाएगी। तो वो तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया है। अब बीजेपी के लिए ज्यादा संभावनाएं कहीं बची नहीं, फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि हाउस के अंदर जब ये प्रस्ताव आए तो उसका जवाब अशोक गहलोत ने इस रणनीति से पहले ही भांपते हुए जवाब दे दिया कि मैं ट्रस्ट वोट लेके आ रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस आपसे कहीं ज्यादा है। और आज जब रात को अशोक गहलोत सो रहे होंगे तो सुबह आसानी से उनकी आंख खुलेगी। उनके लिए कत्ल की रात नहीं है, उनको पता है कि जो विधायक है खिलाफ तो जाएंगे नहीं। पायलट कैंप जो है चाहे मन मारकर ही सही, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़ा रहेगा और गिले शिकवे दूर करने की एक शुरुआत हुई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू हुए हैं। विश्वास बहाली का ये पहला दौर है, धीरे धीरे विधायक मिलते रहेंगे और अगर इनमें मनमुटाव खत्म होता है, मनभेद खत्म होते हैं तो हो सकता है कांग्रेस ठीक से अपना आगे का बचा हुआ जो कार्यकाल उसको पूरा भी करे। लेकिन बीजेपी की निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी, गिद्ध दृष्टि लगी होगी कि कब जाकर के इनके जो मतभेद जो हैं वो फिर से सतह पर आए, फिर से लड़ाई झगड़े हों, इनके नेता बयानबाजी फिर इसी तरह की करें कि पार्टी में फिर से टूट का खतरा पैदा हो जाए। तो उस दिन का बीजेपी इंतजार करेगी और उसी इंतजार में बीजेपी के नेता फिर से अपनी संभावनाएं तलाशेंगे और फिर वो अपना मौका ढूंढेंगे कि हाँ अब वक्त आ गया, फिर से सरकार को गिराने की साजिशें होनी चाहिए। उनको भी एक कदम आगे बढ़ाए जाने चाहिए। पार्टी के आलाकमान की तो फिलहाल यही सोच लगती है भाजपा की कि मौका दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि पायलट खुद चले गए हैं। तो उस दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि पायलट को वो नहीं मिलने वाला है जो वो अशोक गहलोत से चाहते हैं। ये जो अनुमान है, इनसे पहले राजनीतिक घटनाएं किस किस दिशा में जाएंगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। सुरेश जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव
ये दो शब्द अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। भाजपा ने आज तय किया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जब ये कहा जा रहा था, वो खुद ये बोल रहे थे कि सरकार विश्वास खो चुकी है, तब वो कह रहे थे कि हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। अब जब स्थिति ये है कि 102 की बजाय 121 गिनती पहुंच गई, 123-24 पहुंच गई है, जो भी है कंफर्टेबल मेजोरिटी दिख रही है सामने, तब भाजपा कह रही है कि नहीं, हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। एक कारण समझ में ये आता है कि जो बातें अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बयानों में कही गई हैं, वो बात सेटल्ड तरीके से विधानसभा के रिकॉर्ड पर कही जा सकेंगी। 1 दिन 2 दिन सरकार की मजम्मत करने का एक औपचारिक मौका विपक्ष को मिलेगा। इसके अलावा क्या फ़र्क पड़ेगा इससे तकनीकी तौर पर, विधायी प्रक्रिया के तौर पर और राजनीतिक तौर पर? आपका लंबा अनुभव है कि सरकार खुद विश्वास प्रस्ताव लेकर आए या भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए? इसमें देखिए तो एक बहुत बड़ा फर्क है। विधानसभा प्रक्रिया नियम 132 में अविश्वास प्रस्ताव आता है जी, जिसमें 5वां हिस्सा यानी 40 विधायक अगर अविश्वास प्रस्ताव देते हैं और हाउस में उसका समर्थन करते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिन और टाइम जो 10 दिन से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वो स्पीकर तय करते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लेके आती तो उनको पर्याप्त मौका था आरोप प्रत्यारोप लगाने का, जो गहलोत साहब ने पायलट साहब के लिए कहा या और किसी ने। जैन साहब आपकी बात सुन नहीं पाया, जैन साहब आपकी बात सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट करेंगे? क्या फर्क है दोनों में? बहुत संक्षेप में रिपीट करेंगे। विधानसभा प्रक्रिया नियम 132 के तहत अविश्वास प्रस्ताव आता है और 132A के तहत विश्वास मत का प्रस्ताव आता है जी। यदि स्पीकर के सामने दोनों प्रस्ताव आते हैं तो विधानसभा नियमों में यह प्रोविजन है कि पहले विश्वास मत पे चर्चा होगी, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर वो वरीयता लेगा। जी जी। और कांग्रेस ने जो विश्वास मत का प्रस्ताव रखा है, मेरा मानना यह है कि जब उन्हें पता पड़ा कि बीजेपी अविश्वास का प्रस्ताव ला रही है, तब उन्होंने विश्वास मत का प्रस्ताव लाना मंजूर किया ताकि वो उस पर वरीयता लेकर के खुद प्रस्ताव रखें। और रिकॉर्ड में यह है कि इन्होंने कोई मांग करी होगी, उसका लेना देना, हम तो आगे बढ़ करके इस प्रस्ताव ला रहे हैं। बीजेपी का इसके पीछे उद्देश्य यह था कि वो जो गहलोत साहब ने शब्द कहे हैं, उन शब्दों हाउस में बार बार दोहरा कर उनको भड़काने का काम कर सकें, उनकी आत्मा को वापस से जगाने की काम कर सकें, वो एक उद्देश्य है। और ये दिखाने का प्रयास करें, ये जानना दिलचस्प होगा कि विश्वास प्रस्ताव पर या अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो सचिन पायलट का जो भाषण होगा, वो भाषण क्या होगा, उसमें वो क्या कहेंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उनसे कुछ न कुछ बयान या विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में उनका बयान दिलाने का प्रयास करेगी। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प बयान वही होगा कि सचिन पायलट इस सारे घटनाक्रम पर उनके बारे में जो कहा गया उसके बारे में क्या कहते हैं। नियम स्पष्ट है, अगर दोनों प्रस्ताव आते हैं तो चर्चा विश्वास प्रस्ताव पर ही होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ओम सैनी जी, अब सबसे दिलचस्प बात यही हो गई है कि विश्वास प्रस्ताव आएगा और आज स्पष्ट कहा गया कि सचिन पायलट कैंप के विधायकों को जोड़ लिया गया है, तो और कंफर्टेबल हो गए, अदरवाइज कंफर्टेबल थे और बचे हुए थे। सदन में जो ओम सैनी साहब आप जो सुन रहे हैं ना मुझे, सदन में अब जो विश्वास प्रस्ताव सरकार लेकर आ रही है, कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाएगा, हाँ, तो उसका मकसद यही समझ में आता है कि जो वास्तविक तस्वीर है वो लोगों के बीच रहे। चूंकि ये फ्लोर टेस्ट है, लॉयल्टी का कोई टेस्ट होता नहीं है, तो कम से कम फ्लोर टेस्ट में आज ये क्लियर हो जाए कि आज की तारीख में लॉयल्टी कहाँ है, 1 महीने पहले कहाँ थी और 1 महीने बाद कहाँ रहेगी, वो पता नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही स्टैब्लिश करने का सिलसिला है। बाकी देखिए, ये मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के पास में बहुत अच्छा मौका था, तो राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को स्थापित कर सकते थे कि हमारे यहाँ जिस तरह की तोड़फोड़ का सिलसिला आरोपित करते हैं आप कांग्रेस बीजेपी कर रही है, उसके पीछे क्या धारणा रही है, उसका मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी, और राजस्थान में हमने किस तरह के वैचारिक रूप से उस पर विजय हासिल की है, ये स्थापित हो सकता था यहाँ से। और फिर से कहा जा सकता था एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के प्रोटेक्टर हैं हम, ये स्टैब्लिश कर सकते थे। ये स्टैब्लिश करने के बजाय कि हमारे पास संख्या पहले संख्या बल तो आपके पास में था ही, अभी तो आपने लड़ाई लड़ी, वरना आपको ये 19 विधायक जो अभी आके मिले हैं और जो आज विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, तो आपको पराजित करने के लिए घूम रहे थे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आलाकमान ने जो फैसला किया है वो क्यों किया, वो तर्कसंगत नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, वो पॉलिटिकल नजर नहीं आता, वो एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नजर आता है। तो उसको आप आलाकमान का हुक्म मान के आप उसको कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने ये मौका खो दिया तो वो स्थापित कर सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कि हम लोग वैचारिक रूप से
अपने आप में मजबूत लोग हैं और उस पर डटे हुए हैं। और अशोक गहलोत उसके अपने आप में लीडर बन सकते थे और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकते थे कि हम जिस बात के लिए कमिटेड थे उसी बात के लिए हैं। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ रहेंगे, हम धार्मिकता के लिए बाकायदा लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए लड़ेंगे। लेकिन वो सब बातें नहीं हुई। सिर्फ इतना सा हुआ कि सचिन पायलट आ गए, उन्होंने विक्ट्री का हाथ उठा दिया, दूसरे लोग आ गए, ये कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। एक शेर मौजूद है शायद यहाँ, तुम आ गए तो सारे गिले दूर हो गए। अब इसका क्या सवाल कि किसका कसूर था? ये जो बड़ा दिल इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, क्या दिल की साइज वास्तव में इतनी बड़ी है दोनों तरफ से, ये अभी पता चलेगा। अब मैं आपके पास आऊँगा सुरेश जैन साहब, क्योंकि एक आम धारणा, आम मिथ ये है कि एक बार अगर सरकार विश्वास मत हासिल कर लेती है तो फिर 6 महीने तक उसको इम्यूनिटी रहती है। मुझे लगता है कि तकनीकी बात ये नहीं है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। वरुण पुरोहित साहब, ये तय हो गया है कि सदन में शक्ति परीक्षण होगा, चाहे इधर से उसको को न्योता दिया जाए चाहे उधर से, तो बहस भी होगी। और इस बात के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए कि जो तीर शब्दों के निकले थे जबान से वो बाउंस बैक करेंगे, चाहे वो इधर से निकले हो चाहे उधर से निकले हो। इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जेपी शर्मा जी, असुरों का देवताओं का जो युद्ध है वो सदियों से चलता है। आज देवताओं का मिलन हो रहा है तो इनको परेशानी हो रही है। इनकी स्थिति इतनी फेस सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये चीज़ें इमेच्योरिटी का साइन इनका दिखता है। अब शक्ति परीक्षण तो है नहीं ना, ये 125 सीटें कांग्रेस के पास से कहा कि शक्ति परीक्षण है। राज्यसभा चुनाव में इन्होंने खूब कोशिश करी तो भी राज्यसभा में नहीं हुआ। ये जो माया जाल इन्होंने, असुरों ने अपना बेस बदल के जो हरण किया करते थे, वैसे इन्होंने खेल किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। मैं हमेशा हर डिबेट में 1 महीने से कहता रहा हूँ, राजस्थान में इनका जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को जो खत्म करने का एंटी क्लॉकवाइज इन्होंने देश में चलाया था चक्र, और राजस्थान से दी एंड हो गया और वापस डेमोक्रेसी की ओर चलेगा चक्र। प्रकृति अपने आप न्याय करती है। इन्होंने क्या है, इनको 303 सीटें मिलने के बाद भी इतने भयक्रांत हैं कि आप देखिए गांधी परिवार और कांग्रेस ये पूरे शब्द यही बोलते हैं दिन भर, खुद की पार्टी की बात नहीं करते, देश के विकास की बात नहीं करते, रोटी रोजगार को इन्होंने समाप्त कर दिया देश के अंदर, उसकी बात नहीं करते। तो ये अशोक गहलोत जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत के नाम से इसलिए भयाक्रांत हो गए कि साल भर में जहां 25-25, 30-30 साल से काबिज थे नगर निकायों में, वहां भी साफ हो गए तो इनको डर लगने लगा अपने अस्तित्व का। तो ये इन्होंने देखा भाई ऐसे षड्यंत्र रचेंगे तो कांग्रेस में कुछ टूट हो जाएगी। आज इनको इतना जबरदस्त धक्का लगा हुआ है, उसके बाद भी इनको समझ नहीं आ रही। मैच्योर इनका सारे स्टेट्समैन आपने भी अभी सब विश्लेषकों ने बताया, बार बार चेंज कर रहे हैं। पहले कह रहे थे फ्लोर टेस्ट चाहिए, फिर फ्लोर टेस्ट नहीं चाहिए, आज कह रहे हैं हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। भैया आपके पास संख्या नहीं काहे का अविश्वास प्रस्ताव लाओगे, 125 सीटें कांग्रेस के पास है। तो ये सब चीजें इनकी दिख रही है। अब वसुंधरा जी को लीडर वही है, इसमें मानने की बात ही नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के हिस्से में आज के नेता अगर कोई है तो वसुंधरा जी है बड़ी, सबसे बड़ी। अब इनमें से कुछ नेता जो थे उनके दिमाग में एक फीलिंग आ गई कि मैं राजस्थान का नेता बन जाऊं, हम की जगह मैं जहां आ गया ना वहां ये समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए 2 साल पहले नक्शे आते थे भारत के अखबारों में कि ऑरेंज हो गई, 20-22 स्टेटें, भगवा हो गई, कांग्रेस मुक्त हो गया। और जैसे भी जीते लोकसभा चुनाव में, उस पर नहीं जाना चाहता बालाकोट के बाद, लेकिन उसके बाद एक चुनाव नहीं जीत रहे हैं और बिल्कुल इनका जो ये नक्शे छपते थे साफ हो गए। आप बिहार में देखो एलईडी से रैलियां कर रहे हैं और दूसरों हो गया। मुझे तो ये बताइए वरुण जी, पहली बात तो ये आप इस बात को तो खारिज कर रहे हैं कि शक्ति परीक्षण नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि लोग कह रहे हैं कि शक्ति परीक्षण भाजपा और कांग्रेस के बीच है और शक्ति परीक्षण कांग्रेस के विद इन कांग्रेस में शक्ति परीक्षण है ये। खैर एक बात, दूसरी बात, मुझे असुरों के लक्षण तो बताइए, इन्होंने क्या किया इस राजनीतिक घटनाक्रम में, इन्होंने स्पेसिफिक बताइए ताकि मैं रामलाल शर्मा जवाब ले सकूं। राजस्थान में बताइए, प्रदेश में क्या नहीं किया, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में क्या नहीं किया। सुबह राज्यपाल को उठा रहे हैं शपथ लेने, तो शरद पवार जी जैसे धाकड़ नेता थे वहां इनको मुंह की खानी पड़ी, यहाँ अशोक गहलोत से मुंह की खानी पड़ी। अब हर स्टेट के अंदर इन्होंने, मैंने कहा ना मैं और हम का डिफरेंस आ गया, केंद्र में इनके आ गया मैं, तो ये चाहे बीजेपी के लीडर हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो या विपक्षी पार्टी के लीडर हो, उनको स्टेट्स के जो क्षत्रप होते हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता। प्रकृति हमेशा न्याय करती है, ये चीज ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज इनकी हालत ऐसी है, फेस सेविंग के लिए जगह ही नहीं है इनके पास। वरुण जी, मैं तो कल होने वाले विधानसभा सत्र के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी सचिन कैंप को 1 महीने पहले जुलाई के महीने में वो कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में है और अब सरकार को बहुमत में साबित करने के लिए वो वोट करेंगे।
तो ये क्या सवाल उठाने वाला, हर कोई आदमी सवाल उठाएगा। हाँ, तो आज इन्होंने खुद ने विक्ट्री साइन दिखा दिया अशोक गहलोत जी के साथ, तो इसमें ये सब चीज तो क्लियर हो गई ना कि जो डिफरेंसेस थे, कोई भी डिफरेंसेस थे वो साफ हो गए, वापस हो गया सबका मिलन, घर में वापस देवताओं का मिलन हो गया। तो वो विधानसभा में 125 सीटें दिख जाएंगी कल इनको, उसमें बीजेपी से तो कंपेरिजन ही नहीं। जवाब रामलाल शर्मा जी। मुझे हंसी इस बात से आ रही है जेपी शर्मा जी कि वरुण जी कह रहे हैं कि देवताओं का मिलन हुआ है, तो ये देवता असुर क्यों बन जाते हैं भैया? तुम्हारे देवताओं को समझा के रखो कि वो कम से कम देवता ही बन के रहे, असुर की भाषा क्यों बोलते हैं? अब एक चीज मुझे जेपी शर्मा जी देवताओं में जो असुर बने या असुरों में जो देवता बन गए, मुझे एक चीज उनके नाम में मुझे लेना नहीं चाह रहे कि लड़ाई इनकी, झगड़ा इनका, जो कुछ तर्कस से आपने एक शब्द कहा मिला कि तर्कस से निकलने वाले शब्दों के तीर, उनका क्या होगा? अब उनका क्या होगा भैया? जो आपने निकम्मे नकारा कहे, जिनके प्रति आप वफार बेवफा की बात कर रहे थे, जिनको आप बकरा मंडी की संख्या दे रहे थे, जिनको आप मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि साहब किस्तें, आप एक बार सुन लीजिए वरुण जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, जो आपके मुख्यमंत्री कह चुके थे कि पहली किस्त दूसरी किस्त ले चुके, उन विधायकों का क्या होगा? उन्होंने किस्त लौटा दी या मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से पैसे निकाल के दिए? ये तो स्पष्ट कर दो। हम अविश्वास प्रस्ताव इस आधार पर ला रहे हैं कि तुम्हारे एक 32 दिन आपने राजस्थान की जनता के खराब किए हैं, उनको हम सदन के पटल के ऊपर रखना चाहते हैं कि ये तुम्हारी नाकामियों को छिपाने के लिए ये 32 दिन का षड्यंत्र तुमने खुद मिलकर रचने का काम किया है, ताकि प्रदेश की जनता ये कहती रहे कि इस तरीके की एक घटनाक्रम राजस्थान के अंदर चल रहा है जो हम काम नहीं कर पाए। तुम्हारी गलतियां को छिपाने के लिए दूसरों पर आप आरोपित करना चाहते हो, और आप बात कर रहे हो कि मध्य प्रदेश में हो गया, कर्नाटक में हो गया, बॉम्बे में हो गया। तुम तुम्हारे कर्मों से गिरे हो, हमारे कर्मों से नहीं गिरे। तुम्हारे विधायकों के असंतोष की वजह से, तुम्हारे विधायकों के खिलाफत की वजह से, तुम्हारे विधायकों के मनमुटाव की वजह से तुम्हारी सरकारें गिरी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं गिरी है। सही समय पर विधायकों का मन बदल जाने की वजह से, राजस्थान में भी अगर तुम गिरती सरकार तो तुम्हारे विधायकों की असहमति की वजह से गिरती, हमारे वजह से सरकार नहीं गिरी थी। अब तुम्हारे में हिम्मत है तो आप 3 दिन विधानसभा के अंदर डिबेट करके बताओ कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, सारी बात सच्चाई सामने आ जाएगी। अब कर क्या रहे हो तुम? पहले सदन इसलिए बुला रहे थे कि इन 19 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर सके, और अब सदन के अंदर आप विश्वास मत इसलिए लेकर आ रहे हो कि 2 घंटे के अंदर सदन की कार्रवाई पूरी करके और इतिश्री करके आप चले जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जेपी शर्मा जी, ये तीसरा विधानसभा विधायक के नाते मैं विधानसभा में हूं, सरकार डिबेट नहीं कराएगी, सरकार मुद्दों के आधार पर बात नहीं करेगी। आज राजस्थान के अंदर टीडी की समस्या पूरे प्रदेश के अंदर है। आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से वीसीआर भरी जा रही है, लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है, उसकी डिबेट आप कभी नहीं कराओगे। भामाशाह योजनाओं के अंदर जो निःशुल्क इलाज हो रहा था, उसकी डिबेट आप कभी नहीं कराओगे। आज राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है, उसकी डिबेट आप कभी नहीं कराओगे। आज आधा राजस्थान अकाल से ग्रसित होने वाला है, उसकी डिबेट आप कभी नहीं कराओगे। या आपको भी ये शक्ति परीक्षण में ये चेक करना है कि कहीं कोई हमारा आदमी उधर वचनबद्ध तो नहीं हो गया? वचनबद्ध कैसे होता है वो तो जानते ही हैं जेपी शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एकजुट है, एकमुखी है, सब एक मंच के ऊपर है। सिर्फ मीडिया को माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के नेता स्टेटमेंट देकर हमारे में असंतोष पैदा कराने की कोशिश करें, आप मान के चलो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इन सपनों के अंदर कोई सत्यता नहीं है। क्या बात। चलिए मैं वापस आता हूं आपका सुरेश जैन साहब। एक सवाल बीच में ये उभरा कि सदन में अगर विश्वास मत या अविश्वास मत लाया जाता है तो क्या उस पर बहस के कोई नियम बने हुए हैं कि उस पर इतना समय बहस के लिए दिया जाएगा, या एक बहस की कोई परिभाषा होगी, इतना ही तो उस के ऊपर चर्चा होनी चाहिए? सुरेश जैन साहब। उस पर नियम एक ही है कि स्पीकर जितने दिन जितने घंटे समय तय करे उतने घंटे उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति भी आई है जब नई विधानसभा गठित होती है कि बिना बहस के भी वो विश्वास मत का प्रस्ताव पास किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि यहाँ बिना बहस पास नहीं होगा। दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि बहस हो। लेकिन मैं कुछ तकनीकी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा जी। जेपी शर्मा जी, आपको याद होगा गवर्नर साहब ने ये सत्र चलाने की जब परमिशन दी थी तो उसमें लिखा था कि यदि विश्वास मत का प्रस्ताव आता है तो उसमें ये पैरामीटर रहेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसमें पीडी के ऑफिसर रहेंगे, वो व्यवस्थाएं वो तैयारियां भी विधानसभा को करनी होगी, वरना गवर्नर साहब की नाराजगी नेचुरली सहनी करनी पड़ेगी कि क्या होगा। दूसरी बात यह है कि अभी बात यह आ रही है कि देवताओं का मिलन हुआ या राजीनामा हो गया, तो वो राजीनामा हो गया तो वो दल बदल वाली याचिका तो किसी ने विड्रॉ ही नहीं करी, वो अभी भी मुख्य सचेतक महोदय की याचिका स्पीकर साहब के सामने पेंडिंग है, पहली बात। दूसरा, उस नोटिस के खिलाफ जो सचिन पायलट का गुट जो तथाकथित गुट जो हाईकोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां लाखों करोड़ों रुपए जैसे आपने देखा कि वकीलों के खर्च हुए, वो बात भी इंटैक्ट पेंडिंग है। तो क्या कांग्रेस खाली निलंबन वापस लेने को ही
प्रेम प्यार मान रही है, या वो दल बदल की याचिका भी कल की तारीख में विधानसभा सत्र चालू होने से पहले उसे वापस ले लेगी क्या? और उनके वापस लेने के बाद क्या सचिन पायलट का गुट उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से अपनी जो याचिका है उसको विड्रॉ कर लेगा क्या? ये टेक्निकल प्रश्न है। पहला, गवर्नर ने जैसा कहा वो व्यवस्था होगी अथवा नहीं होगी। दूसरा, दल बदल याचिका वापस होगी अथवा नहीं होगी। और तीसरा, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रकरण चल रहे हैं वो जो लोग नोटिस के खिलाफ गए थे वो उसे विड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे, ये प्रश्न नेपथ्य में चले गए हैं। क्योंकि मेरा मानना यह कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल सही बात है, और ये टेक्निकल प्रश्न हो सकते हैं लेकिन इनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, और वो सिग्निफिकेंस आपसे समझने की कोशिश करूंगा मोहम्मद सैनी साहब, कि ये ऊपरी तौर पर अभी जो मेल मिलाप दिखाया जा रहा है, जो कि विधानसभा के फ्लोर पर तो औपचारिक रूप से दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो टेक्निकल चीज़ें रह रही हैं इनको भी एड्रेस तो करना पड़ेगा मोहम्मद सैनी जी। मतलब कि आपने युद्ध भूमि में ये तो दिखाया कि हमें दोस्ताना हो गया है, लेकिन इतना अविश्वास है कि हर जगह हर कोई अपने आप को तैयार रखना चाहता है कि आने वाले वक्त में क्या करना है। और सचमुच में ये जो न्यायालय में जो गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में गए, हमारे यहाँ हाईकोर्ट में जो फंसा हुआ है, जो विधानसभा के अध्यक्ष के पास में जो कुछ दर्ज है, और राज्यपाल साहब से जो वादा करके आप आए हैं, इन सब बातों को लागू करने का सिलसिला या इन सब बातों को करने के लिए तो बहुत बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आगे चलने का सिलसिला एक वक्त का काम है नहीं कि कल गए और विश्वास प्रस्ताव का तो ये हो सकता है कि वो विश्वास प्रस्ताव रखें और उसके बाद में अगर संख्या वैसी हो तो उसके हिसाब से कहीं, क्योंकि राज्यपाल साहब ने ये नहीं कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव आए तो आपको क्या करना है। राज्यपाल साहब ने कहा विश्वास प्रस्ताव अगर आप रखेंगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा। कितने घंटे करानी? हाँ, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये लोग कहेंगे कि हाँ सब आप अविश्वास प्रस्ताव रखो ताकि हम अपनी संख्या दिखा दें, ताकि ये सारी चीजें बरकरार हैं और इतना सहज नहीं है, इतना हर्षित होने का कोई सिलसिला नहीं है। और ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि बात इतनी सब बढ़ा करके और इतना विचारधारा के स्तर पर इतनी सारी बातें करने के बाद में किस तरीके से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। तो आला कमान इस बात पे बड़ी प्रसन्नता जाहिर कर रहा है, 50 साइन दिखाए जा रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और वरुण पुरोहित जी, चलिए ये तो आप कह देंगे कि ये वहाँ जाकर बैठ गए, उसको भारतीय जनता पार्टी की गोद में, भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त इनको लर कर लिया, इनको लुभाने की कोशिश की और ये किया, लेकिन कोर्ट में तो खुद ही गए थे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये जो कुछ हो गया बीच में भारतीय जनता पार्टी को अलग हटाकर भी, जिसमें कोर्ट है, ईडी, एसओजी, फला ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल पड़ेगा ही पड़ेगा भाई साहब। नहीं, उसका क्या जवाब मुश्किल पड़ेगा। तो अब जो भी डिफरेंसेस थे वो समाप्त हो गए, तो ये चीजें भी धीरे धीरे देखिए, वो कुछ तो बड़े नेताओं के बीच में वार्ता हुई होगी ना, डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे जब भी तो वो आए, डिफरेंसेस खत्म हो गए दोनों की। और बड़े नेताओं की वार्ता को लेकर के भी तो वरुण जी सवाल ये उठ रहे हैं कि 13 तारीख से 16 तारीख तक लगातार ये कहा जाता रहा, रणदीप सुरजेवाला आकर बोलते रहे कि सचिन पायलट जी को लगातार हमारे हाईकमान की ओर से फोन किए जा रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, ये कहा जाता रहा था ना, ये कहा जाता रहा था कि नहीं कहा जाता रहा था। और अब इधर से ये दावा किया जा रहा है कि हमारी बात नहीं सुन रहा था हाईकमान एक महीने से अब जाकर के सुन ली तो हम वापस आ गए, बातों तो फिर सच्चाई क्या है? हो गया, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, ये अच्छा तरीका है, भूल जाइए, अच्छा तरीका है। तो ये इस बहस में चल सकता है वरुण जी, नहीं तो लेकिन ये वहाँ सदन के पटल पर होने वाली बहस में सियासत में सब चीज जायज है और कोई गलत काम तो हुआ नहीं है, फिर कोई बात जायज है, कोई गलत काम हुआ नहीं है। वरुण जी, आपको चिंता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप पीएम केयर फंड बताना नहीं चाहते, आप चर्चा करो, आरबीआई आंकड़े छुपा रही है, उस पर चर्चा करो पार्लियामेंट में। आप आईएलओ की रिपोर्ट में चर्चा नहीं करना चाहते, गांधी परिवार का, तो फिर सारी बहस ही खत्म हो जाती है वरुण जी। अगर सब कुछ जायज है जंग में और राजनीति में सब कुछ जायज है तो फिर क्या बहस करनी है? फिर इनका भी जायज है, आपका भी जायज है, फिर मैं और ओम सैनी जी जो लोग बेकार है जो अपना समय खराब कर रहे हैं पत्रकारिता में। अब जब उस पटाक्षेप हो गया उस डिफरेंसेस का ही, तो उस चीज को अपन कैसे बात कर सकते हैं? आप सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी का आपने देखा विक्ट्री साइन हो गया, सारे नेता आ गए, अब उसको बड़े मुर्दे निकाले साहब, उसने ये कहा था, अब इनके तो गए आपकी पार्टी के आदमी थोड़ी का किसी। कैलाश मेघवाल जी ने कहा, सुन लो, छोड़ो ना। अब जेपी शर्मा जी मुझे एक चीज बता दो, ये करें कि हमारे सारे गिले के दूर हो गए, अब जैसे थे हम पहले हो गए, तो भैया मुझे एक चीज बता दो, आज जो
कलर है, वो कलर भी कुछ न कुछ संदेश देके जाता है। व्हाइट रंग है, व्हाइट रंग शांति का संदेश देता है, ग्रीन है वो हरियाली का संदेश देता है, भगवा है वो आपका संदेश सूर्य का संदेश देने का काम करता है। तो भैया मुझे ये भी समझा दो कि आज किस किस के चेहरे के ऊपर ब्लैक मास्क लगे हुए थे, वो क्या संदेश देने जा रहे हैं। दूसरी बात, यदि आप कह रहे हो कि सब कुछ सही होगी, या अगर आप ये कह रहे हो कि सब कुछ सही होगी, तो आप मुझे गहराइयों में नहीं जाते हो कि अभी मास्क क्या था, कपड़े क्या था, होटल में रुकने का क्या तात्पर्य है, होटल में रुकने का क्या तात्पर्य है? क्या 1 महीने से जो विधायक भाई आपके बीच विधायक आप क्यों ले गए, उसका क्या तात्पर्य है? गुजरात उठा के ले गए, बाकी एमएलए आपने मना कर दिया, हम तो नहीं जाएंगे। आप वसुंधरा जी पे, आपके कैलाश मेघवाल जी के स्टेटमेंट में बोलने नहीं चाहते हो, और आपने भत्ता बढ़ा दिया पूरे देश का, कोरोना को घर घर का रोना बना दिया, कोरोना को आपने मिसमैनेजमेंट कर दिया, 25-26 लाख आपको थाली कटोरे, अरे ध्यान है ना, 50 दिन में क्या करेंगे चौराहे पे, 50 दिन बाद चौराहे में क्या होगा, जनता को याद है, हर 50 दिन बाद चौराहे में क्या होगा, थाली कटोरे नहीं बचेंगे, आपके साथ जनता क्या करेगी, क्या बचेगा, वो आपको पता लग जाएगा, माथे फोड़ देने का काम कर रहे हो भाई, जनता पता लग जाएगा, थाली कटोरे बचवा रहे हो, रोटी रोजगार का संकट हो गया पूरे देश में, चाय पकौड़ी की सरकार नहीं चाहिए, चाइना घुसिया है, चाइना पे बोलते नहीं हो, तो चाइना घुसिया कांग्रेस के जमाने के यूज करते हो, चले जाओ। अरे भाई आप 56 इंच का सीना था, तो एक गोली तो खाओ जाके बॉर्डर पे। रामलाल जी ने कलर देखा, लेकिन एक बात और भी लोगों ने देखी कि वहाँ जो 5, 6, 7 आदमी खड़े थे, जिनमें अजय माकन से लेकर और केसी वेणुगोपाल और अविनाश पांडे, ये सब लोग थे, तो वहाँ मास्क केवल 2 चेहरों पर थे, जिनके लिए शायद मुस्कुराना मुश्किल था वहाँ। खैर, मैं आपके पास आ रहा हूँ सुरेश जैन साहब। एक सवाल मैंने आपसे किया था जो इस वक्त लोगों के लिए जानना समझना ज़रूरी है कि क्या ये सत्र की का जो गैप होता है उस वजह से ऐसा मान लिया गया है कि 6 महीने तक सरकार को इम्यूनिटी मिल जाती है, या फिर ऐसा कोई विधायी प्रक्रिया में कोई नियम है कि एक बार विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लेने के बाद 6 महीने तक सरकारों को इम्यूनिटी रहती है? नहीं, विधानसभा प्रक्रिया नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन विधानसभा स्पीकर की रूलिंग समय समय पर इस तरीके की हुई है कि एक बार ऐसा प्रस्ताव आ गया तो कम से कम 6 महीने उस पर दोबारा चर्चा नहीं होती, वरना तो एक बार आप प्रस्ताव खत्म हो गया, उसी सत्र में 10 दिन बाद दोबारा आ जाए, 20 दिन बाद दोबारा आ जाए, उस तरह की चीज़ों को खत्म करने के लिए स्पीकर रूलिंग है, रूल्स में कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन यहाँ तो मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होने ही वाली नहीं है। जब विश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो चर्चा विश्वास प्रस्ताव पर ही होगी, क्योंकि विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 132A में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास प्रस्ताव की चर्चा वरीयता प्राप्त करेगी। जब वो वरीयता प्राप्त करेगी और विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होने के बाद, उस पर वोटिंग होने के बाद अविश्वास पे चर्चा या उस पर वोटिंग का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यहाँ एक प्रश्न और भी खड़ा हो रहा है साहब कि जो एसीडी में मुकदमा चल गया और जिन सदस्यों के खिलाफ एसओजी या एसीडी वाले उनको पूरे हरियाणा में, दिल्ली में ढूंढते फिर रहे थे, वो पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री से मिले, जो स्वयं गृह मंत्री है, तो वो एसीडी वालों को क्या पता नहीं पड़ रहा था क्या कि भाई ये यहाँ आ गए, इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए या कुछ आगे की कार्रवाई कर लेनी चाहिए? या गृह मंत्री को पता नहीं था क्या, या जिन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई उनको पता नहीं पड़ा था क्या कि वो क्या हुआ और वो एफआईआर का क्या होगा? और उस जो संजय जैन अभी जेसी में है, तो क्या उनको भी इससे मुक्ति मिल जाएगी या खाली जिन सदस्यों के नाम आए उन्हीं सदस्यों को उससे मुक्ति मिलेगी? ये यक्ष प्रश्न है जो आने वाले समय में विधानसभा के फ्लोर पर विपक्षी सदस्यों द्वारा, भाजपा और अन्य सदस्यों द्वारा उठाए जाएंगे और जिनका जवाब देना शायद कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश जैन साहब, और इस बात को समझा भी जा सकता है शायद कि फ्लोर टेस्ट से भले ही ताल्लुक इस बात का हो ना हो, लेकिन लॉयल्टी टेस्ट से तो इस एंगल का जो आपने उठाया है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं बनता ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।